जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कई परीक्षाएं अब शुरू हो गई हैं। दिसंबर के महीने में लगातार चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की जो मेंस हो, चाहे आरओ की मेंस हो, या फिर रेलवे की परीक्षा हो, बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाएं दिसंबर के महीने में होनी है। आज से एक महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं, एक सेगमेंट शुरू किया जा रहा है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में इसमें हम सभी परीक्षाओं पर फोकस करेंगे। सामान्य अध्ययन को एक रिवीजन टाइप से ये चलेगा। इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके साथ साथ इसमें किसी एक पर्सनल या जिसको कहते हैं कि एक विशेष सब्जेक्ट को नहीं लेंगे, सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास में, और इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, इसमें प्रश्न आधुनिक भारत से बहुत बार पूछा जाता है। तो आधुनिक भारत से हम देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले भारत व बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें आपने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। यानी 1757 के प्लासी युद्ध के बाद आप देख रहे हैं कि 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, यानी 1757 से 1760 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव एक बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर बनाए गए, ये खुद बने। और उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक ये बंगाल के गवर्नर थे। गवर्नर जनरल नहीं थे, बंगाल के गवर्नर थे। और भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इनके महत्वपूर्ण समयावधि में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। 1757 का युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित किया। उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में आप जानते हैं कि हालांकि हेक्टर मुनरो युद्ध के सेनापति थे, लेकिन प्लासी के युद्ध में जब लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, उसके बाद अंग्रेजों में एक विशेष उत्साह उत्पन्न हो गया था। इसको आपको ध्यान देना है। तो लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 तक और 1765 से 67 तक, और 1765 में ही द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी बंगाल के क्षेत्रों में। और लॉर्ड क्लाइव को आप जानते हैं भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी माना जाता है। यानी भारत में अंग्रेजी शासन लाने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को जाता है। अब हम देखेंगे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के गवर्नर जनरल, तो आप जानते हैं 1773 के में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से आप जानते हैं बंगाल का जो क्षेत्र था और बम्बई का क्षेत्र और मद्रास, एक तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के जो गवर्नर थे उनके हवाले कर दिया गया। और जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1773 से लेकर 1785 तक वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा। और जो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। तो 1773 से 85 तक वारेन हेस्टिंग आए। उसके बाद 1785 से 86 तक मैकफर्सन आए और इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, कोई विशेष कार्य नहीं किया। 1786 से लेकर 1793 तक कार्नवालिस आ गए। भारत में न्यायिक सेवा के जनक और भारत में पुलिस सेवा के जनक कार्नवालिस ही थे। कार्नवालिस के समय में ही आप जानते 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया।
अस्थाई बंदोबस्त। और कॉर्नवालिस भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जो मुख्य सेनापति भी बने, मुख्य सेनापति भी बनाया गया था इनको। उसके बाद जांसोर आए थे 1793 से लेकर 98 तक, 1793 से लेकर 1798 तक जांसोर आए। और उसके बाद बेली जली आए 1798 से लेकर 1805 तक बेले जली, लॉर्ड बेले जली आए और भारत में सहायक संधि इन्होंने ही शुरू की थी। घेरे की नीति, अगर रिंग फेस की नीति पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया, लेकिन सहायक संधि शुरू करने वाले इन्होंने यानी बेले जली ने ही शुरू किया था सहायक संधि। और इसका मुख्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जो राजा थे, जितने भी राजा थे, तो उन पर एक अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना, उस पर नियंत्रण करना, ये इनकी मंशा थी सहायक संधि के माध्यम से। उसके बाद 1805 से लेकर 1807 तक बार्लो आए, लॉर्ड बार्लो। और 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम आए, लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इसको आपको याद कर लेना है। 1773 से 85 तक वारेन हेस्टिंग, 1785 से 1800 और 1786 तक मैकफर्सन, 1786 से 1793 तक कॉर्नवालिस, 1793 से 1798 तक जांसोर, 1798 से 1805 तक बेले जली, 1805 से 1807 तक लॉर्ड बार्लो, 1807 से लेकर 13 तक मिंटो प्रथम। अब उसके बाद 1813 से लेकर 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान देना, ये यहाँ पर वारेन हेस्टिंग थे, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। यहाँ पर 1813 से लेकर 1823 तक यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग आ गए, लॉर्ड हेस्टिंग आ गए। 1823 से लेकर 1828 तक एमहर्स्ट आए, 1823 से लेकर 1828 तक एमहर्स्ट आ गए। ध्यान से, जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाना है उसको हमने छांट कर लिखा है, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अलग किया है। तो ध्यान से, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक थे। तो ध्यान देना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत के, अब आप देख रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 35 तक, यानी देखा जाए 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन 1828 से 33 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत कर रहे थे। 1833 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 से 35 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे कि 1829 ईस्वी में आप जानते हैं कि सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो 1833 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको 28 से आपको याद रखना है और 33 में एक्ट याद रखना है। एक चार्टर एक्ट आया जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1835 से 36 तक लॉर्ड मेटकाफ आ गए, प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है मेटकाफ को। 1836 से लेकर 42 तक ऑकलैंड आ गए। आप जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर इन्होंने जीटी रोड कर दिया। पेशावर से लेकर कलकत्ता तक वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2
जो जीटी रोड है, इन्होंने ही उसका नाम जीटी रोड किया था ऑकलैंड ने। 1842 से 1844 तक एलन बरो आए। 1844 से 48 तक हार्डिंग प्रथम आ गए थे। इनका कार्यकाल रहा हार्डिंग प्रथम। 1848 से 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल रहा। भारत में डाक, भारत में रेल, तार सभी के जन्मदाता डलहौजी ही थे। और आप जानते हैं कि भारत में डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति इन्हीं के द्वारा लाया गया था, डलहौजी के द्वारा लाया गया था। यानी जो भी क्षेत्र बाकी रह गया था जीतने में, उसको डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1853 में इन्होंने झांसी को मिलाया था। 1856 में अवध को मिला लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 से लेकर 1858 तक लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आप जानते हैं 1857 का प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 के प्लासी के युद्ध में उसके बाद 1858 में एक जिसको कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम आया, और 1858 में कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे तो स्वतंत्र थे, लेकिन जब वायसराय बन गए तब ये वहाँ की महारानी विक्टोरिया के अधीन काम करने लगे, क्योंकि 1858 में ही कंपनी का पूरा अधिकार समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, याद रखना, 1858 से 62 तक थे। लेकिन इनका कार्यकाल पूछा जाएगा तो 56 से ही थे, 1856 से 62 तक। लेकिन 56 से 58 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर थे। 1858 से 62 तक भारत के वायसराय बन गए। कैनिंग के समय में 1858 में महारानी विक्टोरिया का एक लेटर आया था। उस लेटर को कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को आप जानते हैं कि प्रयागराज, जो वर्तमान में यानी इलाहाबाद में, पढ़े थे। उसके बाद एल्गिन प्रथम आया 1862 से लेकर 1863 तक। उसके बाद जॉन लॉरेंस आए 1864 से 69 तक। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक। आप जानते हैं मेयो के समय में ही सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी। 1872 में जनगणना कराई गई थी। भारत में प्रथम जनगणना मेयो ने ही कराया था 1872 में। और मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में, एक कैदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। 1872 से लेकर 76 तक नॉर्थ ब्रुक नाम है, ध्यान देना, नॉर्थ ब्रुक यहाँ पर लिखा हुआ है। 1872 से 76 तक थे। 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन आए, और लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेके आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा लाया गया। 1880 से 84 के बीच रिपन का शासनकाल रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया था रिपन ने। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। रिपन के समय में ही 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, यानी 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना होने लगी। अठारह 84 से लेकर 88 तक डफरिन आए। इन्हीं के शासनकाल में 1885 में आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे और W.C. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुई थी। 1888 से लेकर 1894 तक लैंसडाउन का शासनकाल रहा। 1894 से लेकर 99 तक एल्गिन द्वितीय का शासनकाल रहा। और 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन का शासनकाल रहा।
और करजन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ये सभी आंदोलन चलाए गए थे। मिंटो दूती का शासनकाल 1905 से लेकर 1910 तक रहा। मिंटो दूती के समय में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम और नरम दल अलग हो गए थे। मिंटो दूती के शासनकाल में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो क्योंकि मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे, मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। उसके बाद 1910 से 16 तक हार्डिंग दूती का शासनकाल रहा। हार्डिंग दूती के समय में आप जानते हैं 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो राजा थे वो आए हुए थे और उन्होंने घोषित किया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर दिल्ली होगी। तो इस प्रकार 1912 में आप जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। तो इसका उद्घाटन हार्डिंग दूती ही ने किया 1912 में, हार्डिंग दूती। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि हार्डिंग दूती ने उद्घाटन कर रहे थे तभी रास बिहारी बोस ने इनके काफिले पर बम फेंक दिया था, जिससे बाद में उनको भागना पड़ा और वो भाग कर चले गए जापान। और हार्डिंग दूती के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और आप जानते हैं उस चेम्सफोर्ड के समय में 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत आंदोलन जिसमें शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी चेम्सफोर्ड के समय में ही। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, जो आप जानते हैं कि एक प्रमुख अधिनियम था और उसी अधिनियम के माध्यम से 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और इसके साथ साथ महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। 1921 से 1926 तक रीडिंग थे। इनके समय में 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। 1924 में एचआरए की स्थापना की गई थी, जबकि 1925 में जिसको कहते हैं काकोरी कांड हुआ था, ट्रेन डकैती कांड, ये रीडिंग के समय हुआ। 1926 से 1931 तक इरविन थे, 1926 से 31 तक। 1928 में साइमन कमीशन आया और 1928 में आप जानते हैं कि वहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज के कारण उनकी मृत्यु भी हुई। 1928 में ही HSRA की स्थापना की गई, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सभी लोग शामिल थे। और 1929 में भगत सिंह ने, आपने देखा कि संसद भवन में बम फेंक दिया था। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इरविन उस समय, ध्यान देना, भारत के वायसराय थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं 1931 से 1936 तक वेलिंगटन थे। 1931 से लेकर 1936 तक वेलिंगटन थे और 1936 से लेकर 1943 तक लिन लिथगो, यहाँ पर लिन लिथगो लिखा हुआ है, आप लोग समझ लेंगे।
1936 से 1943 तक। तो 1940 में आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव आया था, तो अगस्त प्रस्ताव के समय लिन लिथगो ही थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी लिन लिथगो के समय में हुई थी, महात्मा गांधी ने जिसमें करो या मरो का नारा दिया था। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था, लिन लिथगो के समय में ही आया था। उसके बाद ध्यान देना 1943 से 47 तक बेबेल थे। शिमला समझौता 1945 में बेबेल के समय में ही हुआ था। 1947 में माउंटबेटन यानी आज़ाद, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो माउंटबेटन, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। 1947 से लेकर 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। तो क्योंकि ध्यान देना, अगर कार्यकाल आप समझ जाएंगे तो इसके अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं आप ये लगा सकते हैं कि हाँ इनके शासनकाल में घटनाएं नहीं हुई हैं, दूसरे के शासनकाल में हुई है, तो आप परीक्षाओं में प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। वो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी अंग्रेज और मराठा के बीच, क्योंकि आप जानते हैं 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, तो इसी में सालबाई की संधि हुई थी। 1784 में मंगलौर की संधि हुई, तो अंग्रेज और मैसूर के बीच हुई थी। आप जानते हैं कि 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और 1780 से लेकर 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत के विभिन्न साहित्य हैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाए, जिससे अंग्रेजों को भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी मिल सके। 1781 में प्रथम मदरसा का कलकत्ता में खोला गया। वारेन हेस्टिंग आप जानते हैं 1773 से 85 तक थे, तो उन्हीं के समय में ये घटनाएं हुई। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के समय में। 1795 में खारदा का युद्ध हुआ, मराठा और निजाम के बीच हुआ था खारदा का युद्ध। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं इस समय बेले जली हुआ करते थे, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, बेले जली। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। इसी समय आप जानते हैं टीपू सुल्तान मारा गया था। 1806 में बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। आप जानते हैं 1805 से लेकर 1807 तक लॉर्ड बार्लो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बार्लो के शासनकाल में बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और मिंटो, क्योंकि आप जानते हैं 1807 से लेकर 1813 तक मिंटो प्रथम थे बंगाल के गवर्नर जनरल, तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई 1809 में। संगोली की संधि 1816 में हुई थी अंग्रेज और नेपाल के बीच। आप जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग थे 1813 से लेकर 1823 तक। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में संगोली की संधि हुई थी, और यही संधि जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जो विवाद बना हुआ है, उत्तराखंड में काला पानी ये सब जो क्षेत्र है, इसी संधि से ये विवाद अभी चला आ रहा है। 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम आया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया? 1822 में। 1826 में
मालदीव की संधि हुई थी अंग्रेज और बर्मा के साथ, यानी म्यांमार के साथ 1826 में मालदीव की संधि हुई थी। कई बार एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर मालदीव की संधि, मालदीव यहाँ पर लिखा हुआ है, मालदीव की संधि किसके साथ हुई थी? अंग्रेज और बर्मा के साथ। ऑप्शन में अंग्रेज बर्मा, अंग्रेज नेपाल, अंग्रेज अफगान इस प्रकार दे दिया जा सकता है। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रतिबंध लगाया। महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का रहा। 1839 में जीटी रोड की मरम्मत कराई गई, यानी जीटी रोड बनाया गया था। हालांकि पहले शेरशाह सूरी मार्ग था, बाद में जीटी रोड कर दिया गया, आप जानते हैं। 1843 में सिंध पर अधिकार किया गया। एलन बरो 42 से 44 थे, आप जानते हैं। उन्हीं के समय में सिंध पर अधिकार किया गया 1843 में। अठारह में ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। एक्ट 5 के आधार पर, एक्ट 5 के आधार पर दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। एक चीज ध्यान देना, सती प्रथा पर प्रतिबंध धारा 17 के तहत लगाया गया, जबकि दास प्रथा पर प्रतिबंध धारा 5 यानी एक्ट 5 के तहत लगाया गया। एलन बरो ने लगाया और सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1846 में लाहौर की संधि हुई थी, अंग्रेज और सिख के बीच हुई लाहौर की संधि। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में हुई। लाहौर की संधि 1846 में, क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ, जिसमें लाहौर की संधि हुई। 1848-49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1854 में वुड डिस्पैच यानी शिक्षा संबंधित एक एक्ट आया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1856 में हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया, यानी हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। भारत की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा और डी.के. कर्बे का रहा। और डी.के. कर्बे ने ही, आप जानते हैं, 1916 में बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और ये बात वुड डिस्पैच में ही कही गई थी 1854 में ही, लेकिन ये खोला कब गया? 1857 में। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया, लेकिन उच्च न्यायालय बना 1862 में। कहाँ? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1872 में मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई। 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना भी की गई थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। लिटन लेके आए थे, लिटन, और 1882 में रिपन ने इसे रद्द कर दिया। तो 1876 से 80 तक लिटन थे और 1880 से 84 तक रिपन थे। लिटन लेके आए और रिपन ने रद्द कर दिया। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना कराई गई। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई। ये शिक्षा से संबंधित है। 1882 में हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। उन्नीस सौ दो में टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1902 में कर्जन थे, आप जानते हैं। 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन ही थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ कर्जन के शासनकाल में। 1906 में
मुस्लिम लीग की स्थापना की गई सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। हार्डिंग दूती उस समय थे, क्योंकि हार्डिंग दूती जो थे वो 1910 से 1916 तक थे। 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि बीएचयू से पहले यहाँ पर एक 1896 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1916 में लखनऊ पैक्ट आया। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक हो गया था और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। उन्नीस सौ 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी शिक्षा संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 1921 में मोपला विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और 1922 में महात्मा गांधी को जेल सजा हो गई थी, 6 साल की सजा। हालांकि 2 साल बाद 1924 में इन्हें रिहा कर दिया गया था। 1923 में मोतीलाल और चित्तरंजन दास कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 1925 में आप जानते हैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और 1930 में ही दांडी मार्च, यानी दांडी मार्च में महात्मा गांधी साबरमती से लेकर दांडी तक 241 मील पैदल चले और इनके साथ 78 साथी चले थे। उन्नीस सौ 31 में गांधी बिन समझौता हुआ और इसीलिए आप जानते हो क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932। पहले में नहीं गए, पहले में गांधी जी नहीं गए थे, इसलिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी लंदन गए थे, उसमें शामिल हुए। वहीं पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर अपमानित किया। 1929 में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। लाहौर में आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, वहीं पर मांग की गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको मांग की थी। 1942 में क्रिप्स आया, क्रिप्स मिशन आया। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी उत्तर दिनांकित चेक, और जवाहरलाल नेहरू ने टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्नीस सौ 1945 में शिमला समझौता हुआ। 1 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव को पारित किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान देना, महत्वपूर्ण ये जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए इसको हमने अलग छांट कर नोट करके जो अक्सर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है और इसको हमने आप लोग को चर्चा करने के लिए इसको यहाँ प्रस्तुत किया। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से इसका रिवीजन हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।